बोस फाइल्स की हकीकत क्या है? जब बोस फाइल्स खुली, पहली बार हमने जाना कि जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लिए हर महीने आर्थिक सहायता भेजते। तो फिर मोदी जी वगैरह या इनकी सेना को लगा ये तो उल्टा हो रहा है, तो फिर उसकी चर्चा उन्होंने बंद कर दी। नेहरू जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो लाल किले से वो सुभाष का नाम लेते हैं। नेहरू और सुभाष बोस एक दूसरे की ताकत के रूप में थे और दोनों पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। लेकिन सुभाष बोस बड़े क्लियर थे इस मामले में। इतने क्लियर थे साहब। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो दक्षिण पंथ के बड़े चेहरे हैं और मोदी जी के पुरखे उन्होंने सीधे उनको धमकी दी थी, कहा कि ये जो हिंदू महासभा के लोग हैं ये त्रिशूलधारी सन्यासियों को आगे कर देते हैं और भगवा देखकर जो हिंदू समाज है वो सर झुका देता है। हिंदुओं को इनसे सतर्क रहना चाहिए, इन्हें राष्ट्रीय जीवन से उखाड़ फेंको इन भगवाधारियों को। और अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आरएसएस नहीं है। भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस, इन दो नामों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो सांप्रदायिक ताकतें हैं आज राजनीति में वो भी करती हैं। तो नासमझी है इतिहास की या कुछ और आपको लगता है? वो इस्तेमाल केवल इनके चेहरों का करते हैं, इनके साहस के पीछे खुद खड़े हो जाओ, अपनी हीन भावना थोड़ी कम कर लो, क्योंकि जब लड़ने का वक्त था तब आप लड़े नहीं। और उन्होंने बात साफ कहा है बार बार कि सावरकर और जिन्ना जो हैं ये सीधे सीधे अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं, ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं। महात्मा गांधी और सुभाष संबंध खराब थे? क्या आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई तो सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही नहीं कहा था उन्होंने कस्तूरबा गांधी को पूरे हिंदुस्तान की मां कहा। सुभाष चंद्र बोस आईएनए के थ्रू जो प्रयास कर रहे थे, अगर सुभाष चंद्र बोस का प्रयास सफल हो जाता क्या? मैं बहुत अदब से और सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपने संपूर्ण श्रद्धा को व्यक्त करते हुए ये कहूँगा। नमस्कार दोस्तों, 14 अक्टूबर 2015 नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने लगभग साल डेढ़ साल का समय हुआ होगा और एक बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी करते हैं। वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। मकसद साफ था कि नेहरू ने एक डील किया हुआ है कि भाई अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा मिलते हैं तो उनको हम आपको सौंप देंगे। सुभाष चंद्र बोस के परिवार का सर्विलांस करवाया नेहरू ने, और ये सब किया क्यों? ताकि उनकी ताकत पे किसी तरह का खतरा पैदा ना हो जाए। एक गुमनामी बाबा का बड़ा जिक्र चलता रहता है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कि 1945 के प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं बल्कि गुमनामी बाबा बनकर भारत में ही रहे। इसका फैक्ट क्या है? ये तमाम फैक्ट्स पर हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत एक बात पर जरूर होगी, भगत सिंह हो या सुभाष चंद्र बोस हो, स्वतंत्रता संग्राम के ये जो वीर हैं इनका नारा या इनका नाम काफी लिया जाता है दक्षिणपंथी धड़े के बीच में। तो जो लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं उनके लिए भी सुभाष चंद्र बोस हीरो हैं, लेकिन हीरो जवाहरलाल नेहरू को विलन साबित करने के लिए ज्यादा दिखता है। वही हीरो बीजेपी के जो दूसरे हीरो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके बारे में कहते हैं कि अगर हिंदू महासभा राजनीतिक ताकत बनती है तो इसे रोकने के लिए मैं बल प्रयोग करूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कम्युनल पॉलिटिक्स पर क्या कहा करते थे, उनकी सोच क्या थी, उनका नजरिया क्या था, ये जानने की कोशिश करेंगे। प्लस आज जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो सुभाष चंद्र बोस का नाम इतना जोर शोर से लेती क्यों हैं, और बोस फाइल्स जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी कर रहे थे उस बोस फाइल्स में क्या निकल गया, इस बारे में भी चर्चा होगी। चर्चा सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच के रिश्तों पर भी होगी कि आखिर क्यों गांधी ने सुभाष चंद्र बोस से अध्यक्ष पद छीन लिया था। लगभग वोट चोरी हुई थी, अमित शाह तो कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू के बीच क्या रिश्ते थे, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। और इतने गहन विषय पर बातचीत किस शो में होती है आप जानते हैं, तो शो का नाम है द थर्ड आई और गेस्ट हैं हमारे डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत तमाम दर्शकों का। और शुरुआत यहीं से करते हैं पंकज जी की बोस फाइल्स। 2015 अक्टूबर 2015 मई 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी और साल डेढ़ साल बाद ये कहते हैं कि बोस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दिया जाएगा। मकसद यही रहा होगा कि भाई नेहरू को किसी भी तरीके से डिमीन कर दिया जाए, साबित किया जाए कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे। कुछ मिला जुला खास नहीं। तो बोस फाइल्स कहाँ गायब हो गया? बोस फाइल्स की हकीकत क्या है? दरअसल बोस फाइल्स जब खुली तो उसमें जो नजर आया उसमें तो नेहरू और बड़े होकर सामने आए। दरअसल बोस फाइल्स को लेकर जो तमाम अफवाहें उड़ाई गईं वो दरअसल
इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं, खासतौर पर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग, जिन्होंने कुछ अपने स्तर की कुछ अफवाहें और कुछ गप्पों को इतिहास मान लिया है और उन्हें लगता था कि जैसा वो सोचते हैं वैसा ही नेहरू और सुभाष के बीच रिश्ते रहे होंगे या वैसे ही सुभाष रहे होंगे। लेकिन जब बोस फाइल्स खुली तो क्या नजर आया? पहली बार हमने जाना कि जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लिए हर महीने आर्थिक सहायता भेजते थे। उन्होंने एक ट्रस्ट बनवाया था क्योंकि जो उनकी पत्नी थी, जो एमिली शैंकल मेरा ख्याल है उनका नाम है, उन्होंने इनकार कर दिया था कोई मदद लेने से। वो सरकार की ओर से मदद देना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो पत्नी और उनकी बेटी भारत आए, रहें, पर बड़ी खुददार महिला थी, उन्होंने इस तरह के सहयोग से इनकार किया। तो नेहरू ने कहा कि आप उस पार्टी से मदद लीजिए जिसके अध्यक्ष थे आपके पति। इस पर वो तैयार हुई। तो फिर उन्होंने, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय, वो ट्रस्टी थे और नेहरू जी भी ट्रस्टी थे, एक ट्रस्ट बनाया जिसपे कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने नहीं, पार्टी के कोष से 2 लाख रुपए उसमें जमा किए गए और उस समय 2 लाख रुपए बहुत बड़ी एक राशि थी और हर महीने 500 रुपए उससे जाते थे उनकी बेटी के लालन पालन में खर्च होता कि अनीता बोस के लिए। और 500 रुपए उस समय छोटी रकम नहीं थी, बड़े बड़े अफसरों को उतनी रकम नहीं मिलती थी। और ये सिलसिला चला है जब तक शादी नहीं हो गई अनीता बोस की, यानी करीब 65 के आसपास तक, तब तक उस ट्रस्ट से पैसा लगातार जाता रहा। ये जब बोस फाइल्स में निकल के आया तो फिर मोदी जी वगैरह या इनकी सेना को लगा ये तो उल्टा हो रहा है, तो फिर उसकी चर्चा उन्होंने बंद कर दी और किस तरह बदनाम करने की कोशिश की गई। आज भी मुझे याद है 23 जनवरी 2016 की वो सुबह, अचानक इस देश के एक बड़े चैनल, सबसे तेज चैनल, नाम ले लेता हूं आज तक, उसके एक मैनेजिंग एडिटर, हालांकि नाम न लेने का रिवाज है पर मैं ले रहा हूं, राहुल कंवल। अचानक मैंने टीवी स्क्रीन पर देखा कि राहुल कंवल फोनो दे रहे हैं, यानी फोन पर बता रहे हैं और बता रहे हैं ज्वालामुखी फट गया है, इतनी बड़ी खबर उनके पास है, भूकंप आ गया है। क्या है खबर? एंकर पूछ रही है। तो एक लेटर मिला है जिसमें यह कहा है नेहरू ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के लिए कि जब ये मिलेंगे सुभाष चंद्र बोस तो इनको सौंपा जाएगा, इस तरह की बात। वॉर क्रिमिनल मानते हुए। वॉर क्रिमिनल। और अब सोचिए इतना बड़ा पत्रकार पद में, वैसे क्या है वो पत्रकार तो मुझे नहीं लगता, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी उस दिन, उस लेटर में अगर सामान्य अंग्रेजी भी कोई जानता होता तो कह देता ये फर्जी लेटर है। वो उसमें लिखा था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जबकि 1707 से वो देश यूनाइटेड किंगडम है जी, इंग्लैंड नहीं है। उसमें स्पेलिंग तक गलत लिखी थी तमाम। और इस तरह एक फर्जी लेटर को इस देश का सबसे बड़ा, सबसे तेज चैनल अपने को बताने वाला, उसका संपादक, मैनेजिंग एडिटर फोनो दे रहा है और बता रहा है कि नेहरू ने कितना बड़ा अपराध किया जी। तो इस तरह से जो इस समय सरकार है उसने सभी क्रांतिकारियों के नाम पर इस तरह से उन नायकों का इस्तेमाल करना चाहा ताकि नेहरू और उनकी लेगेसी बदनाम हो। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, जब वो पन्ने खुलते हैं, तो पता चलता है कि वो तो आपकी कल्पना से बड़े लोग थे, चाहे नेहरू रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे गांधी जी रहे हों। इनके दिमाग में जो फितूर है वो उससे बहुत बड़े थे और वो सामने आ जाता था। अब बोस फाइल्स की बात नहीं होती, क्योंकि बोस फाइल्स का हर पन्ना चीख चीख कर कह रहा है कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे कॉमरेड थे जो लगभग एक ही तरह के लक्ष्यों को लेकर समर्पित थे। दोनों एक समाजवादी भारत बनाना चाहते थे, एक धर्मनिरपेक्ष भारत बनाना चाहते थे। हालांकि लोकतंत्र को लेकर दोनों में एक असहमति है। नेहरू हद दर्जे के लोकतांत्रिक है और सुभाष चंद्र बोस मानते हैं कि इस देश को अधिनायकवाद की जरूरत है, इस देश में लोकतंत्र नहीं चलेगा। लेकिन उनकी नीयत, उनका जो देश के प्रति प्रेम है, जो समर्पण है, वो लाजवाब है। और ये सारे ही लोग दरअसल उसी तरह के लोग हैं। जो लोग आजादी की लड़ाई में कभी शामिल ही नहीं हुए, वो इन शहीदों,
इन रणबांकुरों, इन इनकलाबी लोगों की आड़ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि खुद को रिलेवेंट बनाया जा सके। इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि एक ये नीच हरकत थी। जब आप ये बात कह रहे हैं तो कई सवालों को स्किप करके कुछ और सवालों पे भाग जाने का मन करता है, क्योंकि जब आप कहते हैं आपकी कल्पनाओं से बड़े लोग हैं, तो समझ में आता है कि 1939 में जब महात्मा गांधी के कहने पे बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ता है, तो लगता है यार ये सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी तो आमने-सामने खड़े दिखते हैं। लेकिन जब कार्य समिति की बैठक हो रही होती है अपॉइंट करने के लिए, तो नेहरू मंच पर बोस के साथ दिख रहे हैं। बोस इस्तीफा देते हैं, बाद में बोस फादर ऑफ नेशन कहते हैं महात्मा बिल्कुल, गांधी को। बिल्कुल, महात्मा गांधी उन्हें पेट्रियट ऑफ पेट्रियोट्स कहते हैं। तो बिल्कुल, क्या चल देशभक्तों रहा के देश। है? किस तरीके का ये वो रिलेशन है? सारे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का संकल्प लिया था और किया भी। उन्होंने जीवन दिया, संपत्ति दी, परिवार छोड़ा, सब कुछ हवाले किया ताकि ये देश आजाद हो सके। ठीक है, रास्ते में फर्क हो सकता है। आपने गांधी जी की बात की। गांधी जी ने जब 1937 में 51वें अधिवेशन में जब हरिपुरा कांग्रेस में जब ये हुआ कि सुभाष बोस अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तब तो वो देश में थे ही नहीं, वो तो बाहर थे। और आए 51 बैलों का रथ था जिसको जो खींचकर जिस पर बैठे थे सुभाष बोस, उनका स्वागत, जबरदस्त स्वागत हुआ। ये जो हरिपुरा है ये सूरत जिले में है, वहां पर गुजरात में बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ उनका। और वो पूरा साल भर रहे, लेकिन उनके अंदर जो खास तौर पर सैन्यवादी प्रवृत्ति थी और कांग्रेस को जिस दिशा में वो ले जाना चाहते थे, शायद गांधी जी को वो बात समझ में नहीं आई, वो ठीक नहीं लगा। और इसलिए जब अगली बार वो अध्यक्ष बनना चाहे तो फिर पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया, और जिसे हराकर सुभाष बोस इतने लोकप्रिय थे, क्योंकि देश के युवाओं में, जनमानस में गांधी जी के बाद दो नाम थे जो सबसे बड़े थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये एक तरह से युवाओं की धड़कन थे जी। हालांकि दोनों के विचारों में थोड़ा फर्क था, और इसीलिए भगत सिंह ने बाकायदा लेख लिख के बताया है कि नेहरू भविष्य के हमारे नेता, हमें नेहरू के साथ जाना चाहिए। उनका उस समय ये कहना था, तो देश का युवा ये कह रहा था, युवा ये कह रहा था। लेकिन सुभाष बोस जिस तरह से एक साहस दिखा रहे थे, और इस देश में खास तौर पर वो एक सैनिक विद्रोह चाहते थे जी। एक सेना बनाकर लड़ना चाहते थे, जो गांधी जी को जाहिर है वो तो चौरी चौरा उन्होंने वापस ले लिया था जब वहां पे, तो अहिंसा के साथ कोई समझौता वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन सुभाष बाबू में शुरू से ये प्रवृत्ति थी। आप जानते हैं वो आईसीएस की परीक्षा उन्होंने पास की थी 1919 में। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने छोड़ा, वो शामिल हुए असहयोग आंदोलन में, फिर वो देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ रहे, और जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया चौरी चौरा कांड के बाद, तो उसका उन्होंने विरोध भी किया। और देशबंधु तो मोतीलाल नेहरू ने जब स्वराज पार्टी बनाई इसी सब के खिलाफ, तो उसमें शामिल हुए, लेकिन बहरहाल फिर सब लोग कांग्रेस में रहे। जब 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस को समझने के लिए मैं बस ये बता रहा हूं, वहां उन्होंने एक सैनिक ड्रिल करवाई कांग्रेस के वॉलंटियर से। 2000 लोग एकदम सैनिक वेशभूषा में, और खुद उन्होंने अपने लिए एक ड्रेस बनवाई जीओसी की, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, और उसमें बिल्ले विल्ले सब, अभी भी वो तस्वीर मिलती है तो आप देख सकते हैं उनकी ओरिजिनल तस्वीर, उसमें वो एक सैनिक जनरल की तरह खड़े हुए हैं। गांधी जी को ये ठीक नहीं लगा, उन्होंने कहा ये क्लिकिंग ऑफ बूट्स एंड सैल्यूटिंग जो है ये कोई सर्कस जैसा है, पार्क सर्कस का सर्कस कहा गया था। तो जाहिर है गांधी जी ये सब नहीं चाहते थे। वो एक सादगी से, और एक देश में सत्य अहिंसा के सत्याग्रह के जरिए देश आज़ाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, वो जानते थे कि आप ब्रिटिश आर्मी जो है उसका मुकाबला आप इस देश में सेना बनाकर नहीं कर सकते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को लगता था ऐसा, और बाद में आपने देखा कि कैसे आज़ाद हिंद फौज बनी और वो जिस दिशा में गए, तो शायद गांधी इस मामले में दूर से समझ ले रहे थे कि भाई कांग्रेस इस दिशा में ना जाए। तो व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं था। सुभाष बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा, क्योंकि ये जो नया आधुनिक राष्ट्र राज्य है वो उसके तो जनक गांधी जी ही हैं, जिन्होंने पूरे देश को एक किया। और ये भी उनकी देशभक्ति पर तो कोई संदेह था नहीं। आपने खुद कहा कि उन्होंने कहा कि देशभक्तों के देशभक्त हैं, पेट्रियट ऑफ पेट्रियट्स। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा कहना है कि गांधी और सुभाष में जो लोग झगड़ा लड़ाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो
थोड़ा सा रास्ते का फर्क जरूर है। उन्होंने अपना एक प्रयोग किया और जो प्रयोग मेरा ख्याल है कि वो एक असफल प्रयोग रहा, लेकिन ये भी सही है कि उसने देशभक्ति की जैसी हिलोरें पैदा की। क्योंकि देखिए सुभाष चंद्र बोस जैसा दूसरा कोई व्यक्तित्व तो है नहीं हमारी जी। स्वतंत्रता की लड़ाई में, जिसने पूरे भारत को आजाद कराने के लिए बाहर जाकर तमाम देशों का समर्थन लेकर और एक सेना बनाकर, सफल असफल एक अलग चीज है, लेकिन इतना बड़ा काम कर जाना बहुत बड़ी बात थी। वो एक कहावत है ना कि कई लड़ाइयाँ इसलिए नहीं लड़ी जाती ताकि जीती ही जाएँ। हाँ। ये बताने के लिए भी लड़ी ये जाती है कि भारत कोई के लड़ रहा साहस का था। और भारतीय युवा के साहस का, भारत के संकल्प का एक बहुत बड़ा प्रतीक था जो आजाद हिंद फौज ने कर दिखाया। सर गांधी और सुभाष के बारे में तो बात हुई। नेहरू जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो लाल किले से वो सुभाष का नाम लेते हैं। वो जो दृष्टांत है वो भी एक बार आप जरा बोलें। मेरा ख्याल है कि इससे उनके रिश्ते भी पता चलते हैं। नेहरू और सुभाष बोस एकदम जिसको कहते हैं कि मतलब एक दूसरे की ताकत के रूप में थे। दोनों नौजवान थे, जाहिर है नेहरू जी। थोड़ा बड़े थे, और दोनों एक समाजवादी जो कांग्रेस का समाजवादी पक्ष था उसके नेता थे, यानी जो इस देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे, वो उस दिशा में जाना चाहते थे। दोनों एक तरह से कहा जाए कि एक दूसरे के सहयोगी भी थे। जब पहली बार अध्यक्ष बने तो नेहरू उसी समय एक प्लानिंग कमेटी बनी जो बाद में प्लानिंग जी। कमीशन है, जिसका चेयरमैन नेहरू को उन्होंने बनाया था ये। और दोनों पक्के धर्मनिरपेक्ष थे, यानी चाहते थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश ही बनेगा, ये संकल्प था दोनों का। जी। आप सोचिए कि सुभाष चंद्र बोस की जब वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने कांग्रेस के संविधान में संशोधन कराया और यह तय हुआ कि हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य कांग्रेस की निर्वाचित समितियों में नहीं आ सकता। जी। यानी आप उसके सेंट्रल कमेटीज में, यानी सीडब्ल्यूसी में या प्रांतीय समितियां हैं, उसमें आप चुने नहीं जा सकते। उसके पहले ऐसा संभव था, जैसे कि मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे और हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष थे, और मुस्लिम लीग के बहुत से लोग कांग्रेस के सदस्य होते थे। कई बार तो एक ही पंडाल में अधिवेशन हो जाते थे। जी। पंडाल लगा है, कांग्रेस का भी अधिवेशन हो गया, मुस्लिम लीग का भी हो गया और हिंदू महासभा। लेकिन सुभाष बोस बड़े क्लियर थे इस मामले में। इसमें इतने क्लियर थे साहब कि उन्होंने बंगाल में जो किया वो तो अद्भुत है। उन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो दक्षिण पंथ के बड़े चेहरे हैं और मोदी जी के बड़े सम्मानित पूरे आरएसएस के और बीजेपी के लोगों के लिए, है ना, उन्होंने सीधे उनको धमकी दी थी। कहा था कि हिंदू महासभा यहां तक तो ठीक है कि वो हिंदुओं का संगठन वगैरह का, लेकिन अगर राजनीति करने की कोशिश की तो मैं बलपूर्वक उसे रोकूंगा, नहीं करने दूंगा। तो ये बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पसंद नहीं आई। वो कहने लगे कि हम तो मीटिंग करेंगे। जब मीटिंग की तो सुभाष के समर्थकों ने उन पर पत्थर फेंके, उनका सर फट गया। और ये बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी लिखी है, बलराज मधोक ने भी लिखी है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने एक भाषण दिया झाड़ग्राम में। ये भाषण 12 मई 1940 का है, जब म्युनिसिपल इलेक्शंस में हिंदू महासभा आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू महासभा के लोग हैं ये त्रिशूलधारी सन्यासियों को आगे कर देते हैं और भगवा देखकर जो हिंदू समाज है वो सर झुका देता है। हिंदुओं को इनसे सतर्क रहना चाहिए, इन्हें राष्ट्रीय जीवन से उखाड़ फेंको, इन भगवाधारियों को। हम देख रहे हैं आज भगवा को आगे करके किस तरह से देश की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। सुभाष बोस उसके सख्त खिलाफ थे, इतने खिलाफ थे कि वो बल प्रयोग भी करना चाहते थे। और अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आरएसएस नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि आप राष्ट्रपिता की हत्या का आरोप जिन पे लगा था, नेहरू तो लोकतांत्रिक थे, लोकतंत्र पर सुभाष चंद्र बोस का विश्वास नहीं था। वो अधिनायकवादी थे और खुल के वो कहते थे कि यहां पे डिक्टेटरशिप चाहिए, बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप, यानी जिसमें परोपकार और दया की भावना। हालांकि बड़ा विरोधाभास है, लेकिन वो ये मानते थे। और ये बात उन्होंने 1944 में ही टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक भाषण में जो अपने भविष्य के भारत के लिए कहा है कि हम कैसा भारत चाहते हैं, उसमें साफ कहा है कि एक ऐसा भारत जिसमें सभी धर्मों को आजादी होगी, जिसमें लोकतंत्र लेकिन नहीं होगा। उन्होंने हर चीज पे, जाति के प्रश्न पे कहा कि अब जाति टूट रही है, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, तो जाहिर है वो अंतरजातीय विवाह चाहते थे कि हो। वो लिपि के सवाल पे उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी है वो रोमन में लिखी जाए,
ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो पहुंच उसकी बड़ी हर हो। चीज पे उनकी एक राय थी, बहुत स्पष्ट राय थी, और उसी में उन्होंने कहा था कि वो अधिनायकवाद चाहते हैं भारत में, और उनका जो विचार था वो नेशनल सोशलिज्म और कम्युनिज्म का एक, मिक्सचर था जिसको वो। सिंथेसिस करके वो बनाना चाहते थे। नेशनल सोशलिज्म, लोग जान के हैरान रहेंगे, ये नाजी पार्टी का एक तरह से वैचारिक स्थिति रही है हिटलर की। बाद में वो हिटलर के से मदद मांगने भी गए थे। तो वो एक नए तरह का प्रयोग करना चाहते थे, जो शायद अगर आप दार्शनिक विश्लेषण करें तो एक बहुत ही जोखिम भरा काम था, जी। और जिसके बहुत स्पष्ट खतरे थे। जी, वैसे ही भारत एक प्रयोग है, और मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस भी बड़े अभिनव प्रयोग करना चाहते बिल्कुल थे। बिल्कुल। अगर 1945 में प्लेन क्रैश नहीं होता तो कुछ प्रयोग हम देखते। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस के पूरे लाइफ टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि एक-एक करके भी बात की जाए। एक सवाल ये बनता है कि भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस, क्रांति का अगर हम नाम लें, तो ये 2 चेहरे एकदम से दिमाग में उभर जाते हैं। और इन 2 चेहरों का या इन 2 नामों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो सांप्रदायिक ताकतें हैं आज राजनीति में, वो भी करती हैं। तो सांप्रदायिक ताकतें इनका इस्तेमाल जानबूझ के करती हैं, इतिहास नहीं पता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो सीधा कह रहे हैं कि सन्यासियों को ये लोग उतार देते हैं और हिंदुओं को रिलीजन के इस एंट्रेंस पे रोक लगानी चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए इसे। तो नासमझी है इतिहास की या कुछ और आपको लगता है? हीन भावना है। दरअसल जब जब दिखाना था साहस, जब इन आरएसएस या हिंदू महासभा के लोगों को, खास तौर पर सावरकरवादी हिंदू महासभा, जब सावरकर उसके अध्यक्ष बन गए, जी। आपको याद होगा 37 में सावरकर अध्यक्ष बनते हैं। 37 में वो अहमदाबाद अधिवेशन में कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं, जिसको जिन्ना बड़ी जिसकी तारीफ करते जी। हैं। और 38 में सुभाष बाबू अध्यक्ष बनते हैं और रोक लगा देते हैं कि ये लोग अब कांग्रेस में नहीं हो सकते। और उन्होंने बात साफ कहा है बार बार कि सावरकर और जिन्ना जो हैं, ये सीधे सीधे अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से इनका कोई लेना सीधा देना कहना नहीं। था उनका कि हाँ। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा से हम किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि बिल्कुल। भारतीय स्वतंत्रता और उन्होंने संग्राम में यहां तक लिखा है कि अंग्रेज हमेशा नहीं रहेंगे। जब वो नहीं रहेंगे तब सावरकर को और इन लोगों को सोचना चाहिए कि देश उनके बारे में क्या कहेगा। आज जब कहा जाता है ना कि सावरकर ने माफी मांगी है, जी। तो इस बात को वो कह रहे थे कि आप आजादी की लड़ाई में शामिल होइए और आप अंग्रेजों के साथ जा रहे हैं। ये बात सुभाष बोस बार बार कहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की पूरी जो विचारधारा थी वो इन सब के एक तरह से खिलाफ थी, और बार बार इस बात को वो लिखकर, बोलकर बता रहे थे। और मतलब सावरकर को लेकर तो सारी बात है ही है, सावरकर इनके नेता हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का तो विरोध बहुत स्पष्ट था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब हम बातचीत करें, और वैचारिक आपने जब बात की कि उनके वैचारिकी की हम बात कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि वो डेमोक्रेसी के पक्षधर नहीं दिखते हैं, अधिनायकवाद के पक्षधर दिखते हैं। अभी जितनी भी मौजूद व्यवस्थाएं हैं उसमें माना जाता है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। तो यहाँ पर सुभाष कमतर रह गए क्या? मतलब नहीं, सोच। सुभाष की एक सोच थी उस समय। जो भारत था, बहुत लोग मानते थे कि भारत को आप एक नहीं रख सकते हैं। भारत जितना विविधताओं का देश है, जिस तरह से यहाँ जाति के, धर्म के झगड़े हैं, उसमें आप जब लोगों को वोट का अधिकार देंगे तो फिर भीड़ तंत्र हो जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए ये बात कही भी जाती है कि बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं तौला नहीं करते। करते। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला तौला नहीं नहीं करते। करते। इकबाल का शेर है, इकबाल ने एक तरह से व्यंग किया था। जी। और शायद सुभाष बोस इस बात को मानते थे कि भाई भीड़ तंत्र हो जाएगा, फिर लोगों की जो समझ है, जितनी पिछड़ी हुई चेतना है, उसके आधार पर कैसे फैसले होंगे, किस तरह के लोग सत्ता में आएंगे। तो वो इसका मौका नहीं देना चाहते थे। और उस समय डिक्टेटरशिप दुनिया में एक प्रयोग के रूप में बहुत जगह थी, और वो अच्छे के लिए भी थी, ऐसा माना जाता है। इसीलिए वो बेनोवेलेंट उसकी बात करते हैं, जी। डिक्टेटरशिप की। और स्थायी रूप से नहीं, लेकिन शुरू के 10-20 साल वो चाहते थे कि भारत में अधिनायकवाद रहे, और वो अधिनायक तंत्र के जरिए जो जिस तरह का भारत बनाना चाहते थे, जहां पर झगड़े ना हो, सांप्रदायिकता ना हो, जहां पर न्याय मिले, जो एक समाजवादी भारत है वो जी। बने। और उस समय प्रयोग हो चुके थे, खासतौर पर रूस में क्रांति हो गई थी, वो एक समाजवादी मुल्क बना। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ डेमोक्रेसी थी, वो एक डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट थी, जी। यानी सरवारा की तानाशाही। और उसको भगत सिंह भी बहुत पसंद करते थे। अभी आपने भगत सिंह का नाम लिया, भगत सिंह लेनिन के बड़े शहदाई थे। जी। और भगत सिंह और सुभाष बोस का ये लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो आपने पिछली बार पूछा था, शायद मैं नहीं जवाब दे पाया, वो इस्तेमाल केवल इनके चेहरों का करते हैं, इनके साहस के पीछे खुद खड़े हो जाओ, अपनी हीन भावना थोड़ी कम कर लो। क्योंकि जब लड़ने का वक्त था,
तब आप लड़े नहीं। तो आप इन लोगों का चेहरा सामने करते हैं और इन पे इतना फूल चढ़ाते हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि उस फूल में इतना जो जल होता है, जलाभिषेक इतना करते हैं, इतना दुग्धाभिषेक करते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जो लिखा पढ़ा है वो सब गल के खत्म हो जाए। आइडियाज को दबा देते हैं आइडिया आप। को दबा दो, मूर्ति को खड़ा करो। ये भगत सिंह के साथ भी किया है इन्होंने, यही इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ भी किया है और यही वो करना चाहते हैं दरअसल। तो सबसे बड़ा जो हमला होता है वो रिलेशंस को लेकर ही होता है कि भाई नेहरू ने जासूसी करवाई उनके परिवार की, नेहरू उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। महात्मा गांधी की महत्वाकांक्षा थी कि नेहरू आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने सुभाष को खींच लिया। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बात इनके संबंधों की ज़रूर होनी चाहिए। तो और ब्रीफली तो आपने की भी है। मैं जब पढ़ रहा था थोड़ा बहुत और 1928 में जिसका आपने ज़िक्र किया कि ये लगभग आर्मी के पोशाक में होते हैं, जिसे सर्कस बताते हैं महात्मा गांधी। 1939 का वो चुनाव जब महात्मा गांधी कहते हैं पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, और उसके बाद भी वो कहते हैं कि उनकी देशभक्ति पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन वो मिसगाइडेड थे। महात्मा गांधी का ये कहना। महात्मा गांधी और सुभाष संबंध खराब थे? भाई पिता पुत्र के संबंध थे और पिता पुत्र के संबंधों में कई बार तनाव होता है। पिता बापू जो है, बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने जब कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई तो सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही नहीं कहा था, उन्होंने कस्तूरबा गांधी को पूरे हिंदुस्तान की मां कहा था। तो राष्ट्रमाता का दर्जा दिया एक तरह से। तो पिता पुत्र में कई बार वैचारिक तनाव हो जाते हैं। तो उसमें जिस तरह से गांधी जी चाहते थे एक सादगी भरा जीवन, एक ग्राम स्वराज, एक धीरे धीरे कानूनी दृष्ट तरीके से आगे बढ़ो। सुभाष बोस तेज आधुनिकीकरण चाहते थे, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जिस तरह से खासतौर पर रूस एक मॉडल बन चुका था, या यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वो भारत में तेजी से आए। और सीधे मैं कहूं तो वो एक क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी बनाना चाहते थे। जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो उसकी जो भूमिका उन्होंने लिखी उसमें कहा कि एक सच्ची मार्क्सवादी पार्टी बनानी है। सच्ची मार्क्सवादी हाँ, जिसमें उनका ये भी कहना था कम्युनिस्ट पार्टी तो है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल कॉमिंटर्न से जुड़ी हुई है, तो वो ये नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे, उन्होंने कहा कि जो लोग समाजवादी दल में नहीं जाना चाहते, कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जाना चाहते और तेजी से परिवर्तन चाहते हैं, जो एक इस तरह से जो लोग हैं जिनके अंदर बहुत एक तीव्र देशभक्ति की भावना है, उनके लिए हम एक नई पार्टी बनाएंगे और वो सच्चे मायने में एक मार्क्सवादी पार्टी होगी। और बाद में तो जब उन्होंने देश छोड़ा 1940 के आसपास, 1940 में जब नजरबंद थे और वहां से गए, तो उनके पास जयप्रकाश नारायण का जो बड़े समाजवादी नेता था, एक लेटर भी आया था उसी समय जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक मार्क्सवादी लेनिनवादी भूमिगत पार्टी बनाएंगे। भूमिगत पार्टी, ये जेपी, और इसका मतलब इन लोगों की बात चल रही थी जी, और उसकी पूरी तैयारी थी। लेकिन फिर इन्हें समझ में आया कि नहीं, ये भारत के बाहर निकलकर जाकर अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर कुछ बाहर से समर्थन लेके, क्योंकि विश्व युद्ध शुरू हो गया है, तो हो सकता है कि एक्सिस जो फोर्सेस हैं यानी जापान, इटली और जर्मनी, इनका सहयोग लेके हम ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर ये था कि हम इस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भारत के कांग्रेस खास तौर पर वो थी कि हम एक्सिस फोर्सेस का इसमें वो नहीं करेंगे, हम अपने बल पे आज़ादी लेंगे। एक बड़ी मज़ेदार बात यहाँ याद आ गई, जो उनके सेकुलर प्रतिबद्धताओं का एक और प्रमाण है जी। वो 2 जुलाई को गिरफ्तार किए गए थे। वो इसलिए गिरफ्तार किए गए थे 1940 में कि 3 जुलाई को वो सिराजुद्दौला दिवस मनाने जा रहे थे। सिराजुद्दौला दिवस। अब सिराजुद्दौला की हम कोई बात नहीं करते हैं हमारे पूरे इतिहास में, बस उनको सेलिब्रेट करने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो सांप्रदायिक एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के इतने पक्षधर थे कि वो इस बात का जश्न मनाना चाहते थे कि सिराजुद्दौला दिवस मनाया जाए। 3 जुलाई 1940 को मनाया जाना था, 2 को उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। सिराजुद्दौला क्यों? क्योंकि जो प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में, जो क्लाइव ने जीती जी, और उसमें जगत सेठ और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला जो यंग नवाब थे बंगाल के, वो हारे और वहीं से एक तरह से शुरुआत हुई अंग्रेजी शासन के।
तो वो सिराजुद्दौला को एक नायक के रूप में स्थापित कर रहे थे, सिराजुद्दौला दिवस। हम्म, यही नहीं, बीजेपी और आरएसएस मुगल दौर को कितना लांछन डिमीन लगाती करती है, रहती है जी। लेकिन बार बार सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वो हमारे इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। वो जब रंगून गए तो वो बहादुर शाह जफर के मजार पर गए और कहा कि 1857 के ये कमांडर हैं, चीफ हम्म, कमांडर वही हैं 1857 की क्रांति के। वहां उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और ऐसा भी कहा जाता है कि 50,000 रुपए नजराना पेश किया, हम्म, है ना। अब मैं इस पे इसका तथ्य नहीं है मेरे पास, पर मैंने कई जगह इसको, पढ़ा सुना है। लेकिन वो वहां गए ये तो सच है। जी। वहां फूलों की चादर चढ़ाई ये भी सच है। और वहां उन्होंने गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते तख्ते लंदन लंदन तक तक चलेगी चलेगी तेग तेग हिंदुस्तान की, जो बहादुर शाह जफर ने कहा था उसको उन्होंने दोहराया और कहा हम उसी लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। यही नहीं, जो आजाद हिंद फौज बनाई उन्होंने, उसके झंडे में वो शेर जो है वो टीपू सुल्तान का है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक का आज भी झंडे में आपको नजर आता है। तो टीपू सुल्तान हो या मुगल हो, इन सारे लोगों के खिलाफ बीजेपी जिस तरह से बात करती है या आरएसएस जिस तरह से बात करता है, सुभाष चंद्र बोस एकदम उसके उल्टा है। वो आप सोचिए, सिराजुद्दौला दिवस मनाना, टीपू सुल्तान का टी- सिंबल लेना, टीपू का सिंबल लेना, टीपू की प्रशंसा करना बार बार, बहादुर शाह जफर के सामने जाके अभिवादन करना, वहां पे सजदा करना। और यही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजाद हिंद फौज में 35 से 40% जो लोग थे वो मुसलमान थे, और इस बात का उन्होंने बहुत ख्याल रखा। बंगाल से तो वंदे मातरम नारा निकला था ना, वंदे मातरम हर तरफ गूंज थी, लेकिन उन्होंने कौन सा नारा चुना? जय हिंद। सो ये अवेयरनेस में लिया गया फैसला था। जानबूझ के उन्होंने जय हिंद नारा चुना। और जब नेहरू से रिश्ते की बात करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि लाल किले पे जब उन्होंने भाषण दिया तो सिर्फ 16 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों कोई लाल किले पे तिरंगा नहीं फहराया गया था, वो 16 अगस्त को फहराया गया था। 14 अगस्त की रात में सेंट्रल असेंबली में आज़ादी की घोषणा हुई। 15 अगस्त को पूरा जो हमारा इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन जिसको हम कहते हैं, उस समय वायसराय भवन था, वहां पर जश्न था। आधिकारिक जो पहला हुआ सेलिब्रेशन वो 16 अगस्त को हुआ। तो 16 अगस्त को नेहरू ने बाकायदा वहां पर खड़े होकर लाल किले से एक ही आदमी का नाम लिया गांधी जी के अलावा, वो थे सुभाष चंद्र बोस, और ये कहा कि आज उनका सपना भी पूरा हुआ, क्योंकि दिल्ली चलो उनका नारा था, लाल किले पे उन्हें तिरंगा फहराना था। और यही नहीं, जो जय हिंद नारा था जो सुभाष चंद्र बोस का, उसको नेहरू जी ने देश की जितनी भी वर्दीधारी सेवा करने वाले लोग हैं, चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, सबके अभिवादन का एक ऑफिशियल वो बना दिया कि जय हिंद हमारा अभिवादन का तरीका होगा। तो नेहरू जी के सम्मान प्रकट करने का सुभाष चंद्र बोस के प्रति एक ये भी एक आपका उदाहरण है। उदाहरण तो एक ये है, एक बात जो सामने आती है और फिर आप हंसेंगे शायद इस बात पे, लेकिन सवाल तो है ही कि सर्विलांस करवाई नेहरू ने सुभाष के परिवार की 1900 मतलब देश की आज़ादी के बाद से 1968 तक, 1948 से 68 तक सर्विलांस हुआ है। हालांकि कहीं पे ये नहीं आया है कि नेहरू ऑर्डर्ड, और आईबी के दस्तावेजों से ये बात कही गई। आपने अच्छा किया 68 बता दिया, तब तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी करवाई इसका मतलब, क्योंकि नेहरू जी तो 64 में नहीं रहे। दरअसल जिस तरह से उनका वो नहीं रहे, तब उनकी मृत्यु हुई, जिसको लोग मानने को तैयार नहीं हुए, स्वाभाविक था कि 18 अगस्त को जिस तरह से वो ताइहोकू में उड़ा उनका विमान और थोड़ी दूर जाकर उसमें आग लग गई, उसमें वो उनका निधन हुआ, लेकिन बहुत लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे पूरे देश में। खुद गांधी जी ने नहीं माना, खुद शुरू में नेहरू जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक बार 1942 में पहले भी अंग्रेजों ने यह फैला दिया था कि वो मारे गए हैं, और गांधी जी ने बाकायदा शोक संदेश उनकी माता जी को, प्रभावती जी को भेज दिया था, और उस पर बाद में बड़ा शर्मिंदा हुए कि भाई गलत थी वो खबर। तो लोगों को लगा कि विश्व युद्ध के समय वो अपने को बचा के कहीं जा रहे हैं और ये बात फैलाई गई है, तो बड़े पैमाने पर लोगों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर कर्नल हबीबुर रहमान जो उनके साथ उस यात्रा में थे, जो खुद भी जले और जिनका कहना था कि उन्होंने पूरा उनको बचाने की कोशिश की, और फिर जो एक एस.ए. अय्यर, वो आज़ाद हिंद फौज के सूचना और प्रसारण मंत्री थे, वो भी उनके अंत्येष्टि के समय वहाँ मौजूद थे। तो इन लोगों की बात जो थी उस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। और
हालांकि बहुत लोगों ने नहीं किया विश्वास, जी। और 70 और 80 के दशक तक ये एक मतलब मैं गुमनामी कहूँ, बाबा वाला मामला हाँ, चलता इसमें रहा। तमाम मतलब जगह जगह बाबा लोग आ गए जिनके बारे में ये चर्चा होती थी कि साहब वो तो सुभाष चंद्र बोस हैं। हालांकि फैजाबाद के गुमनामी बाबा का मसला तो बहुत आगे तक ज्यादा बढ़ा। बढ़ा। हालांकि बाद में उनकी मृत्यु के बाद जब डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये जी। उनके घर के वो लोगों चाहे के। मुखर्जी कमीशन हो, सहाय हाँ, कमीशन हो, हाँ। सबने लेकिन जब और आप नेहरू कम जी कर की दिया। बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि नेहरू जी ने जितना हो सकता था, पहले तो उन्होंने शाहनवाज कमीशन बनाया उसकी जांच के लिए। शाहनवाज जो इनके सहयोगी थे, जी। जो आज़ाद हिंद फौज के बड़े अफसर थे, जनरल शाहनवाज, उनकी अध्यक्षता में बना वो कमीशन। उसने अपनी रिपोर्ट दी और माना कि भाई उनका निधन हो गया है। इसलिए नेहरू जी को यकीन हुआ, क्योंकि माउंटबेटन ने भी अपनी एक जांच करवाई थी अलग से, जी। उसमें भी ये बात स्पष्ट हुई थी कि नहीं, उनका निधन हुआ। फिर वहाँ जो फार्मोसा की सरकार थी जी। उसकी भी रिपोर्ट थी। उस समय ताइवान जिसको हम कहते हैं, फार्मोसा कहा जी। जाता था, जापान फार्मोसा, जापान का वहाँ पे कब्जा था, तो वो उनकी सरकार की भी रिपोर्ट थी। प्लस शाहनवाज कमीशन ने उस डॉक्टर से भी बात की थी जिसने पूरा उनका इलाज किया था। तो कोई वजह नहीं थी कि उनको लगे कि वो उसमें नहीं उनकी मृत्यु हुई है। जी। लेकिन देश में जिस तरह का माहौल था कि लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर शाहनवाज कमीशन में सुभाष चंद्र बोस के एक भाई थे, सुरेश चंद्र बोस, उन्होंने भी उससे असहमति जाहिर की, क्योंकि बहुत सी कागजी कार्रवाई जी। नहीं हुई थी। सही जगह पे एंट्रीज का होना, या अगर वो आज़ाद हिंद फौज के, आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री थे तो जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था वो नहीं था। जी। पर लोग भूल जाते हैं कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम डाल दिया गया था। जी। जापान एकदम दुनिया हतप्रभ थी, तहस नहस हो रहा था। उस समय बहुत से प्रोटोकॉल, बहुत से कागजी कार्रवाइयां शायद संभव नहीं रही होंगी, मेरा जी। ख्याल है। तो ये सारे सवाल उठते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन पर संदेह करने की कोई वजह नहीं समझ में आती है। और दूसरा, अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते और वो भारत में गुमनामी बाबा बनकर रहते, ये सुभाष चंद्र बोस का अपमान है। सुभाष चंद्र बोस की वीरता पर तो ये मतलब एक ये तरीके से अपमान गाली है देना सुभाष है। चंद्र बोस जी। का। कोई अगर ये कहे कि वो गुमनामी बाबा बनकर यहाँ रह रहे हैं, मैं रायबरेली से आता हूँ, रायबरेली में एक रोटी बाबा थे, उनको भी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता था। अच्छा। हाँ, तो कई शहरों में, कई जिलों में जो भी एक रहस्यमय कोई संत हो जो बोले नहीं या पर्दे में रहे, तो उसको कहा जाता था ये सुभाष चंद्र बोस। बाकायदा एक मीडिया में तो इंडस्ट्री थी। जब आपको अंक बेचना है, उस समय तो अखबार और मैगजीन ही ज्यादा चलते थे, तो सुभाष चंद्र बोस पे स्टोरीज लगा दी जाती थी। तो लंबे समय तक एक जय गुरुदेव हुए हैं जी। जिन्होंने बताया था कि 1980 में भारत में सतयुग आ जाएगा, और बड़े बड़े लोगों को उन्होंने जूट का कपड़ा पहना दिया था, बोरा पहनते थे लोग, जूट का सफारी सूट प्रोफेसर्स पहनते थे। उन्होंने कहा कि भाई सुभाष चंद्र बोस प्रकट होने वाले हैं। कहाँ? कानपुर के फूलबाग में एक तारीख तय की गई, लाखों लोग जुड़े, और वहां उन्होंने कहा मैं ही सुभाष चंद्र बोस हूं। अब उसके बाद उनका क्या किया जनता ने, आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत कुछ हुआ। मल्टीपल वर्जन्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस जो क्योंकि हैं वो। क्योंकि रहस्य में, रोमांच में लोगों को ज्यादा मजा आता है। लोग ज्यादा मतलब इसमें दिलचस्पी लेते हैं कि कुछ ऐसा रहस्यात्मक चीज हो, कोई रोमांचक चीज हो। अब सीधे उनका निधन हो गया एक हवाई दुर्घटना में, ये बात लोगों को हजम सुभाष नहीं चंद्र बोस होती की है। जिस तरह से एक हीरोइक कहानी है, उसका ये अचानक इस तरह से पटाक्षेप हो जाना शायद लोगों को स्वीकार नहीं हुआ। डाइजेस्ट नहीं होता। तो नेहरू जी ने बाकायदा उनकी जांच के लिए कमीशन बैठाया। फिर नेताजी रिसर्च फाउंडेशन, ये भी नेहरू जी के समय 1957 में शुरू हुआ, जो उनके भतीजे शिशिर बोस जिसको देख रहे थे। फिर इंदिरा गांधी के समय जब लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो खोसला कमीशन बनाया गया। जस्टिस खोसला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे, रिटायर्ड। उनकी भी जांच हुई, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि नहीं, उनका उसी दुर्घटना में निधन हो गया है। लेकिन जनता क्यों माने जब आपके पास एक इतनी बड़ी कहानी बची हुई है। और इसीलिए उनका जो उनकी जो अस्थियां हैं, जो रैंकोजी मंदिर में टोक्यो में आज भी रखी हुई हैं, वो लाई नहीं जा सकी, क्योंकि यहाँ पर उनका जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो भी मानने को तैयार नहीं था। उनके घर के आधे लोग नहीं मानते हैं कि उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। कोई कहता है कि रूस में वो जेल में है, कोई कुछ कहता है, कोई चीन में बताता है, और बहुत सी इसमें किस्से कहानी किताबें भी बहुत सी लिखी गई, कुछ पत्रकार भी इसमें लगातार लगे हुए हैं। लेकिन जो ये स्पष्ट है कि वो जीवित होते
तो गुमनाम नहीं रह सकते थे। वो अपने देश की समस्याओं को देखते और उसमें शामिल नहीं होते, ये संभव नहीं था। सुभाष वॉज नॉट समवन जो छिप के रहते। संभव ही नहीं था, कैसे हो सकता है। और ये जो उड़ाया जाता है कि युद्धबंदी, उनको युद्ध अपराधी घोषित किया गया था, वो झूठ है एकदम। आप जानते हैं कि नेहरू जी ने इस पे एक लेटर भी लिख के स्पष्ट प्रोफेसर किया। अतुल सेन ने जब अतुल उनसे सेन, पूछा जी, तो 1962 में नेहरू चिट्ठी लिखते हैं कि भाई हाँ, मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई सीक्रेट डील है नहीं, हाँ, और हम फिर से कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम किसी को नहीं सौंपने कोई वाले संभव ही नहीं है। अगर हैं। अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो सबसे ज्यादा खुशी किसी को होती तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी को अगर आप जरा सा भी समझते हैं तो इस बात को आप आंख मूंद के कह सकते हैं कि नेहरू से ज्यादा प्रसन्न कोई होता ही नहीं अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो। क्योंकि दोनों की जोड़ी तो स्वतंत्रता आंदोलन के मतलब सबसे ज्यादा चमकते सितारे थे दोनों। और उनमें 1939 में जब ये अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा देते हैं तब भी मंच पर अनुग्रह करते हैं विनम्रता पूर्वक नेहरू ने इस्तीफा नेहरू नहीं के। दिया था। आप ये जी बात नेहरू। पूरी कार्य समिति ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि इनकी हार यानी पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार। पटेल ने इस्तीफा दिया, राजेंद्र बाबू ने दिया और लोगों ने दिया, पर नेहरू ने इस्तीफा नहीं दिया। नेहरू ये कह रहे थे कि अगर वो अध्यक्ष हैं तो उन्हें काम करने देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। हालांकि जो उनका एडवेंचरिज्म था उससे भी नेहरू सहमत नहीं थे और चाहते थे कि गांधी जी के साथ बात हो और बातचीत से मसला हल हो, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। ये सच्चाई है कि नेहरू अंत अंत तक चाहते रहे कि सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व करें और तमाम लोग हाँ, सुभाष का समर्थन करें, लेकिन साथ पटेल दें। के साथ एक थी आप मतलब पटेल के साथ संबंधों पे बातचीत रह भी गई है। पटेल ये सही है कि जो कांग्रेस के अंदर एक दक्षिणपंथी और एक वामपंथी खेमा था। अ, पटेल दक्षिणपंथ के माने जाते थे, लेकिन एक निजी झगड़ा भी हो गया। लोग शायद जानेंगे नहीं, और इतने बड़े नेताओं के बीच मुकदमेबाजी हो, वो भी संपत्ति के लिए, ये हमें बताने में और सुभाष शायद बोस और पटेल के जी बीच। जी आपको शायद सुनने में अच्छा ना लगे लोगों को भी, पर होता है, मनुष्य ही हैं हम लोग। सारे लोग, हमारे नेतृत्व में भी जो लोग रहे हैं वो भी मनुष्य थे। दरअसल विट्ठल भाई पटेल जो सरदार पटेल के बड़े भाई थे, वो विदेश में थे जहां उनकी मृत्यु हुई, और उन्होंने वो शायद सरदार पटेल से उनकी थोड़ा मतभेद भी रहे होंगे, जो भी रहा हो, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, उस समय सुभाष चंद्र बोस वहीं थे, आपको पता होगा जब कमला नेहरू यानी नेहरू जी की पत्नी विदेश में इलाज के लिए गई तो वहीं पर सुभाष चंद्र बोस थे। इससे भी आप रिश्ता समझिए नेहरू और सुभाष का, कि नेहरू जी जेल में थे, कमला नेहरू विदेश में इलाज कराने गई थी, इंदिरा जी उनके साथ थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही सारी व्यवस्था वहां पर की थी। बाद में खैर नेहरू जी आए और दोनों वहां पे, नेहरू और सुभाष ने मिलकर बहुत प्रयास किया। उनका निधन हो गया बहुत कम उम्र में, 37 साल की उम्र में कमला जी का। तो नेहरू जी के साथ तो आप रिश्ते की आप गर्मजोशी समझ लीजिए कि इस कठिन समय में सुभाष चंद्र बोस नेहरू जी के साथ थे। तो विट्ठल भाई पटेल भी इलाज के लिए वहां गए थे, वहां उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले उन्होंने अपनी वसीयत कर दी, अपनी संपत्ति का 3/4 सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दिया, विट्ठल भाई पटेल ने। और जब सरदार पटेल को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि वसीयत जो है वो जाली है। अब सोचिए, सरदार पटेल जैसे व्यक्ति ने सुभाष चंद्र जैसे बोस जैसे व्यक्ति पर जाली वसीयत तैयार कराने का आरोप लगा दिया। बहुत से सवाल उठाए कि वहां पे जब वसीयत हुई तो गुजराती कोई क्यों नहीं था, बंगाली लोग ही थे वहां, वगैरह वगैरह, अजब तरह के। अब मैं अच्छा नहीं लगता वो सब बात करने में, लेकिन ये सच है। बाकायदा मुकदमा हुआ दोनों के बीच मुकदमा चला, और सुभाष चंद्र बोस हालांकि कह रहे थे कि उस संपत्ति को हम एक बना देते हैं ट्रस्ट और उसमें दे देते हैं लोगों के, कांग्रेस के लिए, लोगों को काम आएगी, लेकिन इसको जाली साबित करने के लिए सुभाष बाकायदा पटेल ने लंबी लड़ाई लड़ी, और अदालत ने पटेल की बात मान ली कि जाली थी। अब सीधे सीधे ये भी जो भी कहा हो, लेकिन मतलब मान तो ली। अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करें तो सुभाष चंद्र बोस को गलत साबित कर दिया सरदार पटेल ने। तो ये लड़ाई तो इस लेवल पे भी हुई, यानी मेरे जानकारी में दूसरा कोई ऐसे दो नेता नहीं है जिनके, स्वतंत्रता आंदोलन के इतने बड़े नेता जिनके बीच संपत्ति को लेकर मुकदमा हुआ हो। ऐसा तो कोई नहीं, बल्कि लोग संपत्ति सब छोड़ ही रहे थे। यहाँ तक कि नेहरू जी को तो आप जानते ही, मोतीलाल नेहरू के समय से पूरा आनंद भवन, स्वराज भवन, सब कुछ देश के नाम,
और यहाँ पर एक ऐसी लड़ाई लड़ाई हो भी गई है, कि कानूनी बैटल। तो वैचारिक रूप से और थोड़ा निजी रूप से भी सरदार पटेल और सुभाष बोस में ये तो हुआ, ये एक सच्चाई है, ये एक अनबन थी। अनबन हुई। चलिए, आप एक बात आपने बोला कि सुभाष अगर जीवित रहते तो सबसे ज्यादा खुश पंडित नेहरू होते, क्योंकि बिल्कुल कॉमरेड थे, ट्रू बिल्कुल कॉमरेड। बिल्कुल। आपने कहा एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी शायद होती। एक सांसद हैं फिलहाल, उनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री हैं। तकनीकी रूप देखिए से सही है। अब गालिब का एक शेर है ना कि वही मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या क्या होता। हो। अब कोई कोई समझ ही नहीं थी, मतलब कोई संभावना ही नहीं थी कि आज़ादी कब मिलेगी, कौन बनेगा, क्या बनेगा। जाहिर है कि उनकी जो सैन्यवादी प्रवृत्ति थी वो तो कांग्रेस में चल नहीं सकती थी और इसीलिए गांधी जी उनके खिलाफ हो गए थे। तो फिर तो या तो डिक्टेटर होते वो, लेकिन पंकज जी पहले प्रधानमंत्री तो थे ही ना। प्रधानमंत्री कैसे बनते वो, जब क्योंकि वो तो आते तो डिक्टेटर हो जाते सीधे। उन्होंने कहा अधिनायकवाद चाहिए, नहीं, प्रोविजनल प्रधानमंत्री तो गवर्नमेंट जो था। प्रोविजनल गवर्नमेंट के आजाद हिंद फौज सरकार के थे प्रधानमंत्री, लेकिन भारत में तो वो अगर वो जीतते, उनकी चलती, तो संसदीय लोकतंत्र कहाँ होता। जी, वो तो अधिनायकवाद चाहते थे ना, बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप। तो फिर प्रधानमंत्री का मतलब ही नहीं होता। जी, फिर तो वो सीधे या तो राष्ट्रपति होते या सीधे मतलब आर्मी के चीफ होते और और वो आर्मी देश का चलाते। शासन होता। तो जब संसदीय लोकतंत्र होता ही नहीं तो भाई प्रधानमंत्री कोई कैसे होता। नहीं, मैं ये कहानी भी जानना चाहता हूँ, ये आज़ाद हिंद सरकार वाली जो कहानी है, हाँ। निर्वासित सरकार, हम्म। जिसके मुखिया सुभाष चंद्र बोस थे, कुछ देशों ने मान्यता भी दी थी, ये क्या बहुत लोग था? मानते हैं कि आजाद हिंद फौज उन्होंने बनाई, ये गलत है, ये फैक्चुअल नहीं है। रास बिहारी बोस। जी जी, रास बिहारी बोस एक हमारे देश के भुला दिए गए क्रांतिकारी हैं। रास बिहारी बोस वो हैं जिन्होंने 1912 में दिल्ली बम कांड हुआ था जिसमें वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था। जी। और वो वायसराय हालांकि बच गए थे, लेकिन वो बहुत दुस्साहस का काम था, उस तरह की घटना बहुत कम थी। और फिर रास बिहारी बोस यहाँ से किसी तरह 15 के आसपास फरार होकर वो जापान चले गए और जापान में फिर वहीं वो बस गए, वहीं उन्होंने एक महिला से शादी की, जापानी महिला से, और वहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई जी, और तमाम ऐसे लोगों को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू किया जो भारत की आज़ादी के पक्षधर थे। और बाद में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो तमाम ऐसे लोग जो ब्रिटिश सेना में थे, भारतीय लोग खास जी। तौर पर, जो वहाँ गिरफ्तार कर लिए गए, उनको फिर शामिल करके जापान सरकार से बात करके उन्होंने 1942 में बाकायदा एक सम्मेलन हुआ बैंकॉक में, जी, वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ और एक कैप्टन मोहन सिंह थे, उनको पहले ये सुपुर्द की गई। जी, फिर कुछ ऐसे मतभेद हुए कि मोहन सिंह निष्क्रिय हो गए और 1943 में सुभाष चंद्र बोस वहाँ पहुंचे। तो बाकायदा एक एक प्रोग्राम हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ, समारोह पूर्वक एक तरह से कहा जाए तो आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष को दी सुभाष चंद्र गई। बोस को सौंप दी गई। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस उसके एक तरह से सर्वोच्च नेता हुए। और यहाँ भी आपको पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस और बाकी लोगों के बीच क्या रिश्ते थे। ये जो लड़ाना चाहते हैं ना, जी, सोचिए कांग्रेस से बाहर हो गए वो, जी, स्वाभाविक क्या है कि कांग्रेस के नेतृत्व को गाली दें, आज के जो नेता जो चाहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ब्रिगेड्स बनाई उसमें एक नेहरू के नाम पर ब्रिगेड थी, एक गांधी जी के नाम पर थी और एक मौलाना आजाद के नाम पर थी। बहुत लोग गलती से आजाद ब्रिगेड को चंद्रशेखर आजाद से जोड़ते हैं, ऐसा नहीं था, वो मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। तो उन्होंने मौलाना आजाद के नाम पे ब्रिगेड बनाई और शायद दुनिया के इतिहास में इस तरह से जो मॉडर्न सेनाएं हैं उसमें पहली बार एक महिला रेजिमेंट हमें नजर आती है, रानी झांसी रेजिमेंट, और डॉक्टर लक्ष्मी सहगल जिसकी कमांडर बनाई गई थी। तो मतलब अभी भी भारत की सेना में महिलाओं को अभी जाकर कुछ कमीशन वगैरह मिला है। उस समय उन्होंने लेकिन एक रानी झांसी रेजिमेंट बनाया जिसके बारे में कहते हैं कि खुद आज़ाद हिंद फौज के तमाम लोग उसको एक तरह से उसको लेकर बड़े असहज थे कि महिलाएं कैसे फौजी ट्रेनिंग। लेकिन सुभाष की दृष्टि थी एक आगे इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने महिलाओं की बाकायदा एक रेजिमेंट बनाई। और नेहरू के नाम पर ब्रिगेड होना, आप सोच सकते हैं कि नेहरू के प्रति उनके मन में कितना सम्मान था। गांधी जी के प्रति तो था ही, उनके नाम पर भी ब्रिगेड बनाई उन्होंने।
और ये भी कहा कि हम जब सफल होंगे तो हमारे सर्वोच्च कमांडर तो गांधी जी हैं, तो हम अपनी पूरी उपलब्धि को गांधी जी को समर्पित कर रहे हैं। होता नहीं, घर का एक लड़का निकलता है घर छोड़ के कि एक दिन हम सही साबित करके बता देंगे, तो वो भाव जो पिता पुत्र वाला भाव था कुछ इस तरह से था दोनों में। मतलब मैं शूट से पहले भी आपसे ये बात कह रहा था कि कुछ मूवीज होती हैं जो बड़ा अजीब सा विचलन पैदा कर देती हैं मन में कुछ सीन्स को देखकर। वैसा ही कुछ होता है जब इनके रिश्तों के बारे में हम हाँ। बातचीत करें या सुने तब। अब एक चीज आप ये बताएं कि सुभाष चंद्र बोस आईएनए के थ्रू जो प्रयास कर रहे थे, आपने शेर पढ़ा के मरा गालिब बरस मुद्दत हो गई पर याद आता है हर एक हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। लेकिन सुभाष चंद्र बोस भुलाए तो जा नहीं सकते, याद तो आते ही हैं। यूं होता तो क्या होता पर एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, अगर सुभाष चंद्र बोस का प्रयास सफल हो जाता तो क्या होता? मैं बहुत अदब से और सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपने संपूर्ण श्रद्धा को व्यक्त करते हुए ये कहूंगा कि देश के लिए बड़ा घातक होता। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? वो जापान और जर्मनी का सहयोग ले रहे थे। अगर यानी वो कब सफल होते? वो तभी सफल होते जब एक्सिस पावर्स जीतती। एक्सिस पावर्स जीतने का मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था कि जर्मनी जीतता, जापान जीतता, इटली जीतता, यानी फासीवाद का पूरा। और उनका मूल सिद्धांत क्या था कि हम हैं शासन करने योग्य। जर्मनी में आप सोचते हैं नेताजी 13 महीने बाद हिटलर से मिल पाए थे जी। एशियाटिक जगलर कहा था उसने, मतलब नेताजी के लिए। आप सोचिए, इसका अनुवाद मैं नहीं करूंगा। अप्रैल 1941 में जर्मनी पहुंचे थे नेताजी, और 42 की मई में जाके हिटलर ने मिलने का समय दिया था और मना कर दिया था कोई सहयोग करने से। बस इतना किया था कि वहां की पनडुब्बी से जापान तक उनको भेजने का। वो चाहते थे कि जर्मनी आक्रमण करे और भारत को आज़ाद कराए। लेकिन जो उसने मीन काम्फ में अपने लिखा है, उसने साफ कहा कि ये इंडियंस इस लायक नहीं है कि ये शासन कर सकें। और उसने कहा कि अंग्रेज़ों ने बिल्कुल ठीक किया है, इनके ऊपर उन्हीं का शासन होना चाहिए, इस योग्य है नहीं, ये एक एकदम दिशाहीन भीड़ है, भारत के बारे में उसने कहा था। और भारत के जो उसकी आर्य थ्योरी है कि आर्य श्रेष्ठ हैं, तो उसका कहना था इनकी ये अपना तेज खो चुके हैं। ये जो अपने पूरब के आर्य हैं, अपने को बोलते हैं ये लोग, ये मतलब खो चुके हैं, इनके अंदर कुछ दम है नहीं। ये मतलब बहुत गंदे शब्द हैं जिस तरह से लिखा। और कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने बात भी की थी कि आपने जो मीन काम्फ में लिखा है अपने, उसमें आप परिवर्तन करें, भारत ऐसा नहीं है। लेकिन वो माना नहीं, उनकी बहुत खराब राय थी। और जैसे दो जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार, वहाँ पर जापान की सेना आ गई। आज़ाद हिंद फौज को प्रशासन में कह दिया गया कि आप लोग इसका संचालन करिए। लेकिन वो कितनी क्रूरता उन्होंने की, आप कल्पना करिए कि भोजन की कमी पड़ी तो अंडमान और निकोबार के जो नेटिव्स थे, जो आदिवासी थे, उनको मार के समंदर में फेंक दिया गया। हजारों लोगों को गोली मारी गई। जापानियों ने भीषण अत्याचार किया। तो जापान और जर्मनी की जीत पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही भयानक बात होती। फिर तो ये कंसंट्रेशन कैंप और ये जो तमाम भट्टियां थी जो यहूदियों के लिए थी, वो कहाँ कहाँ होती, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या तो ये बात मतलब विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का जीतना, ये भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बुरा संकेत होता। और सुभाष चंद्र बोस अपनी देशभक्ति के बावजूद उस ट्रैप पे चले गए थे। उन्हें शायद ये लगता था कि ये आज़ाद करा के चले जाएंगे, हमारा मदद करेंगे और चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। फिर तो आप जापान के गुलाम हो जाते या जर्मनी के गुलाम हो जाते, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की अपनी कोई ताकत बहुत ज़्यादा नहीं थी। लोग थे, उत्साह था, समर्पण था, देश के लिए मर मिटने का जज्बा था, लेकिन बाकी तो सहयोग जापान और जर्मनी का ही था। इसलिए गांधी जी ने जो रास्ता चुना था कि हम अपने दम पर शनै शनै जनता की ताकत को इतनी मजबूत करेंगे कि अंग्रेजों को जाने के लिए विवश होना पड़ेगा। हालांकि ये बात सही है कि आज़ाद हिंद फौज के प्रयोग से ब्रिटिश सरकार हिल गई थी और उसी समय नेवी विद्रोह हुआ, क्योंकि जब आज़ाद हिंद फौज के लोग जब आए यहाँ पे लाल किले पे मुकदमा हुआ, नेहरू जी ने खुद काला कोट पहना, उन्हें पूरे देश में नारा गूंजा, सहगल ढिल्लो शाहनवाज, यानी कैप्टन प्रेम सहगल और कर्नल ढिल्लो और शहनवाज,
ये जो तीनों बड़े कमांडर थे, इन लोगों पे मुकदमा चला लाल किले में, तो ये नारा पूरे देश में गूंजने लगा, है ना। देश की आवाज, ढिल्लो सैगल शाहनवाज। शहनवाज। तो राष्ट्रीय एकता के लिए, और सिपाहियों में भी जो भारतीय सिपाही थे उनके अंदर भी बलबले थे, और नेवी विद्रोह हो गया जी 1946 में। तो वैसे भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज कमजोर हो गए थे और उन्हें लगने लगा है, तो सेना भी विद्रोह कर रही है। तो आजाद हिंद फौज की उस कार्रवाइयों, उस दुस्साहस, उन प्रयोगों से हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों को शायद सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि भारत को जल्द से जल्द आजाद किया जाए। लेकिन ये भी सच है, वाली बात हुई थी। लेकिन ये भी सच है कि वो अगर जीत जाता जर्मनी और जापान, तो फिर दुनिया के लिए बहुत ही बुरा संकेत था वो। तो सुभाष चंद्र बोस पे अगर चर्चा की जाए, किसी भी आज़ादी के नायक पे चर्चा की जाए, तो उस समय में बांध नहीं पाते। हाँ। कई बार सीक्वेंसेस डिस्टर्ब होती भी हैं। बिल्कुल। आप लोगों को लग रहा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक सवाल के साथ मैं अंत करना चाहता हूँ इस चर्चा का सर। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला पूरा प्रकरण होता है, या धर्म का राजनीति में प्रयोग वाला प्रकरण होता है, वहाँ पूरे स्पष्टवादिता के साथ सुभाष कहते हैं कि इनको उखाड़ के फेंको। अगर ये राजनीति ताकत बनाते हैं हिंदू महासभा ताकत का को, इस्तेमाल तो करो, दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे हाँ, टाइप फ्रेज भी हाँ, यूज हाँ, होता है कई हाँ। बार। वो सुभाष चंद्र बोस जो बहुत स्पष्टवादी थे, जो कहने पर सीधा उन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी पार्टी बना लेते हैं, अलग अलग देशों में घूमते हैं, वो जबरदस्त साहस का भी परिचय है। बिल्कुल। विजन नहीं था क्या, दूरदर्शिता नहीं थी? पहले आईसीएस थे, कैसे चूक गए? मेरा ख्याल है कि थोड़ा जल्दी में थे। गांधी जी जैसा धैर्य नहीं था उनके अंदर। गांधी जी ने भी कहा था कि अगर मुझे अहिंसा और हिंसा और कायरता में चुनना हो, तो मैं हमेशा हिंसा को पसंद करूंगा। मेरे लिए अहिंसा कायरता नहीं है। वो कह रहे थे इसलिए मैं अहिंसक नहीं हूं कि कायर हूं। अहिंसा ज्यादा आपसे धैर्य और साहस की मांग करती है। वो एक बड़ा लक्ष्य देख रहे थे कि भारत आजाद होगा, किस तरीके से आजाद होगा और क्या भविष्य होगा। यहां पर सुभाष चंद्र बोस शायद एक जल्दबाजी में, और उन्होंने कुछ रणनीतिक, मैंने कहा ना उनके अंदर एक सैन्यवादी प्रवृत्ति शुरू से थी, तो वो चाह रहे थे कि युद्ध हो रहा तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसा नहीं कि वो फासिज्म के पक्षधर हो गए, शत्रु का शत्रु दोस्त वाले सिद्धांत। हालांकि ये बात उठती है कि जब अंडमान निकोबार में, जिसको शहीद और स्वराज नाम उन्होंने दिया था, जब जापानी सेना ने भयानक अत्याचार किए, तो सुभाष बाबू नहीं कुछ कर पाए, रोक नहीं पाए, क्योंकि रोक सकते नहीं थे, क्योंकि ताकत तो जापानी सेना की थी ना। वो तो जापान एक तरह से ये बताने के लिए कि भारत जो है वो हमारे साथ है, देखिए भारत की सरकार हमारे साथ है, तो वो अपना यूज कर रही थी। इन्हें लगता था कि ये उनकी मदद से, जो एक स्वाभाविक है, एक पुरानी वो है, लेकिन जर्मनी खास तौर पर बहुत एक आइडियोलॉजिकल एक मूवमेंट था वो। नाजिज्म केवल एक देश की सरकार का मसला नहीं था कि वो आता और आपकी मदद कर देता, बस आपको फिर देता है आप शासन करिए। उसका जो आर्य श्रेष्ठता का सिद्धांत था, वो तो जिस तरह से यहूदियों के साथ उसने व्यवहार किया है, वैसे ही वो भारत के लोगों के साथ करता। कुल मिलाकर जल्दबाजी थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन उनके उत्साह को, उनके जुनून को, उनके उत्साह को, उनकी देशभक्ति को तो सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा नायक भारत में नहीं है जिसने भारत की आजादी के लिए पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आप कल्पना करिए कि पनडुब्बी में समंदर के महीनों जा रहे हैं और ब्रिटिश उसको चकमा देते हुए फिर जापान की पनडुब्बी में वो पहुंचते हैं, और अपने घर से नजरबंदी से वो बाहर, मतलब जो एक हीरोइक एक्ट है, इसीलिए उसको ग्रेट एस्केप कहते हैं। जब वो अपने घर से कलकत्ता से निकले और जर्मनी पहुंचे, भेष बदला, अफगानिस्तान गए, काबुल थीसिस वहीं उन्होंने लिखी थी, और जिसमें बताया कि किस तरह का हम भारत चाहते हैं, जिसमें सेकुलर भारत की, एक समाजवादी भारत की बात उन्होंने कही थी। वहाँ से फिर मास्को, मास्को से ट्रेन से फिर जर्मनी, फिर साल भर वहाँ पे इंतज़ार। और उसके पहले जब वो यूरोप में जब वो किताब लिख रहे थे अपनी, तो उसमें एमिली शेंकल से मुलाकात होना, वहाँ शादी होना, उसको गुप्त रखना, शादी के बारे में भी उन्होंने नहीं बताया था, और एक विदेशी महिला से शादी, एक उस समय ख़ास तौर पर जो ऑस्ट्रिया की हैं, बहुत सारे सवाल भी उठ सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने लेटर कुछ ऐसे दिए जिससे बात आई, और नेहरू जी ने उसका बड़ा सम्मान किया उनका। तो पूरा जीवन जितना घटनाओं से भरा है, जितनी इवेंटफुल लाइफ, जितना एक नायकत्व है, वो तो मतलब अद्भुत है। लेकिन जाहिर है वो जिस मोर्चे पर थे
उस मोर्चे की सफलता शायद दुनिया के लिए ठीक नहीं होती। अफसरी छोड़ी लेकिन अफसर बने रहे। आज़ादी से पहले मौत हो गई, आज़ादी के बाद कभी कोई पद पर नहीं है, ज़ाहिर है कैसे होते, लेकिन नेताजी कोई है तो सुभाष चंद्र बोस है। अपनी शादी को गुप्त रखा, लेकिन परिवार का वो लड़का दिखता है जो परिवार के तमाम लोगों को उसकी नीयत पर कोई शक नहीं है, उसको भी किसी की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन अपनी बात को लेकर खड़ा रहता है कि मेरा रास्ता ये है, मैं ये करूँगा और साबित करके दिखाऊँगा कि मेरा रास्ता सही है। ये साहस भी सुभाष की ज़िंदगी में ये दिखता बात है। दोहरा दूं मैं कि अगर आरएसएस आज है तो सुभाष चंद्र बोस नहीं है इसलिए है। जी, सुभाष चंद्र बोस होते तो आरएसएस नहीं होता। वो राष्ट्रपिता जिसको कहा उन्होंने, उनकी हत्या में जिनका जिनका हाथ था, जिनका आरोप जिन पर है, उनको वो इस देश में रहने नहीं देते, कभी नहीं। ये सिर्फ नेहरू जैसे लोकतांत्रिक व्यक्ति ने ही ये रहने दिया दिखाया है। कि ठीक है सब लोग अपने अपने रहो। वो रहते तो वो ताकत का इस्तेमाल करते। वो अधिनायक थे, अधिनायकवाद पे उनका विश्वास था। और फिर इस तरह की तमाम सांप्रदायिक ताकतें जो सर उठा रही हैं, वो संभव ही नहीं था। वो गाड़ दी जाती शायद वो ताकतें, क्योंकि वो 1940 का झारग्राम का जो भाषण है उनका, उसमें बड़ा क्लियर होता है कि किस तरीके का ट्रीटमेंट वो करना चाहते थे कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ। वो बहर सुभाष, यहीं पे मैं खत्म, देखिए होते होते कुछ चीजें याद आ गई। आपको पता है उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीति को क्या कहा था? रैबिड कम्युनलिज्म, यानी जी, जो रेबीज होता है ना, जी, कुत्ता काट ले, तो जी। रैबिड कम्युनलिज्म का मतलब उन्मादी पागलपन से भरा हुआ की सांप्रदायिकता है ये। हुँ। तो वो इससे देश को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी कर सकते थे, इसी नोट पर आपको छोड़ेंगे और ये ज़रूर कहेंगे कि जब भी आप किसी की टी-शर्ट पे भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस या किसी भी अन्य व्यक्ति की तस्वीर देखते हैं, तो ज़रूर ये समझें कि तस्वीर तो दिख रहा है, आइडियाज़ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। कम्युनल ताकतें सुभाष चंद्र बोस का नाम ज़रूर लेंगी, लेकिन कम्युनल ताकतों के बारे में सुभाष क्या कहते थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमने कोशिश की कि आपको उस तरह की जानकारी हम दे सकें। जानकारी कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताएँ। कुछ सवाल रह गए हों तो भी हमें ज़रूर बताएँ। और सर ने जो बात 2-3 बार एस्टेब्लिश की है कि सुभाष रहते तो आरएसएस नहीं रहता। वो तो नेहरू थे, डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे जिनके कारण आरएसएस है। तो नेहरू के कारण आरएसएस बचा रहा है इसलिए नेहरू ठीक है, या फिर सुभाष रहते और आरएसएस को नहीं रहने देते तो सुभाष ठीक होते? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चर्चा करने के लिए पंकज जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया और देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।